आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बजट की पेशकश को बस अब गिनती के दिन बचे हैं और बजट की अगर बात करें तो इस बात का बजट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये होगा प्री इलेक्शन बजट। मोदी सरकार का हर बार की तरह पूरा फोकस होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास पर। और जब कई सारे ऐलान कई सारे सेक्टर से जुड़े जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट पर होते हुए दिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर जब ऐलान होते हुए दिखेंगे तो आपके लिए बनेंगे दमदार कमाई के मौके। इस खास पेशकश में हमारी कोशिश यही है कि बजट से पहले आपके लिए किस तरह से कमाई के दमदार ट्रेड्स बन सकते हैं आपको बताया जाए। तो चलिए करते हैं शुभ शुरुआत और आपको बताते हैं बजट के दमदार ट्रेड। और इस बीच दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं जो इस तरक्की की नई उड़ान में हमारे साथ योगदान देंगे और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से शेयर बेहतरीन हैं जिस पे आप अपने सौदे बना सकते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह गौरांग शाह, उनके आप चिर परिचित अंदाज को तो जानते होंगे। वो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से हिंदी में आपको समझा देते हैं कि किस शेयर के अंदर क्या हो रहा है, और साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करते हैं लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनका नाम है दिलजीत कोहली। वो दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, उन दोनों से हम चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि वो इस बार के बजट को कैसे देखते हैं और उनके लिए कौन कौन से शेयर हो सकते हैं। दिलजीत जी नमस्कार। गौरांग जी आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। दिलजीत जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस बार के बजट को ये कहा जा रहा है कि एक तो सरकार के इलेक्शन से पहले का फुल फ्लैश बजट है और सरकार हमेशा की तरह विकास विकास और विकास पे ही ज़्यादा फोकस करने वाली है। तो आप जरा मेरे को बताइएगा कि आपकी लिस्ट में से कौन सा नंबर 1 सेक्टर और उसमें से नंबर 1 शेयर कौन से हो सकते हैं? जी डिम्पी, देखिए विकास तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ही मुद्दा इस बार में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 साल से जो हमने देखा कोविड की मार के बाद जिस तरीके से डिस्टरबेंसेस हुए हैं, तो वहां पर सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है बस कि एक ग्रोथ इम्पीटस प्रोवाइड करना, और बजट एक अच्छा माध्यम है ग्रोथ इम्पीटस प्रोवाइड करने का। पिछले साल के बजट में भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि कैपेक्स के ऊपर काफी बड़ा जो फोकस रखा था। तो इनफैक्ट पहली बार हमने देखा कई सालों के बाद कि कैपेक्स के ऊपर एक बड़ा अलॉटमेंट किया था 7.5 लाख करोड़ के करीब का। तो हमारा अनुमान है कि इस बार जो है वो फिर यही सेम थीम को आगे लेके चलेंगे, और हो सकता है कि इस जो कैपेक्स का जो अलॉटमेंट है ये 15 से 20% और बढ़ सकता है पिछले साल के मुकाबले। यानी कहने का मतलब करीबन 8.5-9 लाख करोड़ के आसपास का अलॉटमेंट इसके ऊपर किया जा सकता है। और अगर इसमें किया जाएगा तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें ऑब्वियसली रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब चीजों के ऊपर जो है सरकार का फोकस रहने वाला है। और ऐसे में अगर फोकस ये सब चीजों पे कोई कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर पे फोकस रहेगा तो उसमें जो सबसे ऊपर नाम उभर के आएंगे उसमें सबसे बड़ा एक दिग्गज नाम है L&T, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कंपनी है, और वो लगभग इन सभी क्षेत्रों में है। तो किसी को भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो आज L&T के बगैर शायद नहीं लग सकता है। तो उसमें L&T को एक काफी बड़ा जो है वहाँ पे आगे का जो ऑर्डर इनफ्लो का स्कोप है वो काफी बड़ा दिख सकता है। तो बड़े में L&T देख सकते हैं, छोटे में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर हम इसका बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि सिर्फ सारा कुछ सारा बड़े को नहीं मिल जाएगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को भी मिलेगा। तो अगर हम रोड्स के बारे में बात करें तो वहां पे एक अशोका बिल्डकॉन कंपनी है जो काफी अच्छा हासिल कर सकती है और अपने पुराने प्रॉब्लम से भी निकल रही है, तो वो हो सकता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है तो फिर उस क्षेत्र में भी सरकार का कुछ ध्यान रहेगा। तो मुझे लगता है इस कैपेक्स से रिलेटेड थीम में काफी सारे स्टॉक्स हैं। हमारा जो सबसे पसंदीदा है वो L&T है, और एलिकॉन इंजीनियरिंग छोटे में, और अशोका बिल्डकॉन। चलिए, तो दलजीत जी ने दमदार ओपनिंग की है और ये ओपनिंग जो है केपेक्स रिलेटेड थीम से की है, और हो भी क्यों ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कारोबार विस्तार को लेकर कैपिटल गुड्स सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, और कई सारी कंपनियां हैं जो कि ऑर्डर विंस के चलते फोकस में भी रहती हैं। दमदार कॉल्स L&T, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एलिकॉन इंजीनियरिंग पहली पेशकश
दलजीत जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और गौरांग जी की तरफ बढ़ते हैं। गौरांग जी, बजट को लेकर ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, ये सारी की सारी बातचीत हम सुनते आए हैं और इस पर खास तौर से इस बार भी फोकस रहेगा ही। लेकिन पिछले पूरे साल में, चैलेंजिंग टाइम्स में, क्राइसिस में भी भारत ने, इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बजट से ठीक पहले बाजार को, मार्केट की इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी और कौन से सेक्टर और कौन से थीम से शुरुआत करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, या फिर शुभ दिन हमारे तरफ से। और इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डिम्पी का। तो पहले तो बजट एक समय पर था जहां पर बाजार काफी समय तक बजट से पहले और बजट के बाद रिएक्ट करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब वो महज 2 या 3 दिन तक सीमित रह गया, और फिर हम वापस हमारी सूझबूझ समझ के आधार पर बाजार को चलते हुए देखेंगे। और बाजार की बुद्धिमत्ता अपने आप में विशाल है। तो मैं ये मानता हूं कि बजट एक इवेंट है, जरूरी है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री जी बजट के दिन रोजगार खड़ा करने के लिए क्या क्या नए कदम उठाएंगे, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या नए कदम उठाएंगे, टैक्स या फिर कर को लेकर के जो असमंजस परिस्थिति है कुछ कुछ जगहों पर, उस पर स्पष्टीकरण ला करके उसको और सरल कैसे बनाती है, ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ला सके, और एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर हर एक नागरिक को विकास मिले, काम करने का मौका मिले और अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, न कि मन लुभावन या फिर पॉपुलिस्ट बजट हो। भले ये आखिर बजट है, लेकिन हर एक बार की तरह जैसे सूझबूझ और समझ और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है सरकार ने, मैं उम्मीद रखा हूं कि इस साल भी और आने वाले कई सालों तक इसी प्रकार से वो कामकाज। तो हमारे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत की। मैं भी यहीं पर एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगा, और ये बात भी वास्तविकता है मानसी और डिम्पी, कि इस साल में मेरे ख्याल से करीबन 9 राज्य स्तर के चुनाव हैं, और वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत असर रखेंगे बाजार पर। उसके साथ साथ अगले साल जो 2024 का चुनाव है वो भी बाजार पर भारी रहेगा। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि डेवलपमेंट यानी कि निर्माण कार्य का चलेगा, और उसी तरह के आधार पर एक मझौली या फिर छोटी कंपनी कह सकते हैं आप, पीएनसी इंफ्राटेक काफी अच्छी कंपनी है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन इसका काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक आने वाले समय में काफी बेहतर हो सकती है, और ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन को लेकर के आमदनी में आपको आने वाले समय में काफी बेहतर रुझान आते हुए दिखेगा। 300 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। पीएनसी इंफ्रा पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, तो आपकी समय सीमा लंबी होनी चाहिए, और जो हम लक्ष्य फिलहाल निर्धारित करके चल रहे हैं वो करीबन 385 का 385 का लक्ष्य है। पीएनसी इंफ्रा के साथ गौरांग ने शुरुआत की है। गौरांग, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमेशा थोड़ा डिफ्रेंशिएट होके एक दो थीम, एक दो चीज़ें ऐसी भी ढूंढ लेते हैं जो टिपिकली बजट्स में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही होती है। शायद आपकी थीम में बैंक भी रहते हैं। कोई ऐसा बैंक या कोई एक ऐसा थीम जो टिपिकली बजट में ज़्यादा चर्चा की बात ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो बजट से ही कनेक्टेड है? कोई ऐसा है बैंक या कोई ऐसी कोई और चीज़? तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं डिम्पी जो इनविजिबल, अदृश्य होते हैं, और योगदान बहुत बड़ा मिलता है। और हम विकास की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कड़ी जो हमारे दिमाग में नहीं आती है वो है कि ये सब करने के लिए आपको क्या जरूरी होगा। आपको नकदी यानी कि लिक्विडिटी की जरूरत होगी, और बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल इनकी नकदी है। लिक्विडिटी इज द रॉ मटेरियल ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और बिना बैंकिंग सेक्टर आप ना तो आपके देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा सकते हो, ना ही उसको नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हो, और ना ही जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो इस क्षेत्र से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। तो और कल ही एक बहुत ही दिग्गज निजी क्षेत्र के बैंक के नतीजे आए और बहुत ही प्रभावशाली नतीजे थे। मैं काफी इंप्रेस हो गया था इस नतीजों को देख।
और काफी लंबे समय से हमने इस बैंकिंग सेक्टर पर राय दी है, एक्सिस बैंक जिसका नाम है। और मुझे बिल्कुल विश्वास है डिम्पी कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से आपको वित्तीय क्षेत्र परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। जो लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किया वो है 1150। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बैंकिंग प्लेज हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर गौरांग जी का भरोसा है, और साथ ही यहाँ पर कुछ और स्पेसेस जैसे पीएनसी इंफ्रा की बात जहाँ चली है। दलजीत जी, आपसे भी मैं इंफ्रा डेवलपमेंट पर ही आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि बजट से ठीक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात बहुत बड़ी हो जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों, पिछले सालों जैसे देखा है। क्या लगता है ये पारी आगे कितनी जारी रहेगी, और इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? जो हमने बात की ओवरऑल केपेक्स की, उसमें एक बड़ा रोल जो है वो इंफ्रा का ही रहने वाला है। तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी रोड्स की कमी है, एयरपोर्ट्स की कमी है, बहुत सारी चीजों की अभी भी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है उसकी काफी कमी है। तो वो सरकार जो है वो धीरे धीरे हर बजट में कुछ कुछ अलॉटमेंट करके उसको पूरा करती है। पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट का काफी फोकस हो सकता है, वहां पर रिफॉर्म ज्यादा हो सकते हैं बनिस्बत इसके कि वहां पे कोई नया अलॉटमेंट करने की जरूरत पड़े। डिफेंस है, इस अब डिफेंस में जैसे हम पहले सिर्फ डिफेंस को ऐसे देखते थे कि इसमें ऑर्डर कब आएंगे, क्योंकि डिफेंस में एक ही कस्टमर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा कोई कस्टमर है ही नहीं। लेकिन और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो अब कहाँ से होगा या ऑर्डर कब आएंगे? तो ऑर्डर ना आ सके, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि आपको जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट दे दिया। तो डिफेंस सेक्टर ऐसा हो गया कि भाई अगर इतने कम से कम ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये सब में कम से कम विदेशी नहीं आ पाएंगे, तो लोकल कंपनियों को फायदा होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने तरीके से एक रोल निभा रही है, जहां पर धीरे धीरे छोटे जिस जिस जगह पे अगर पैसा नहीं है तो कोई और तरीके से उनकी हेल्प की जा सके। तो उसी कड़ी में हमें लगता है कि जैसे पीएलआई स्कीम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, और उसमें काफी आवंटन और बढ़ सकता है इस बजट में भी। तो वहां पर पीएलआई स्कीम ऑलरेडी बहुत सारे क्षेत्रों में चल रही है। हमें उम्मीद है कि वहाँ स्टील के ऊपर, स्पेशलिटी स्टील या और दूसरे क्षेत्र जहां पर अभी कमी है इसकी, वहां पर उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इस बजट में हम पीएलआई में आवंटन और देखेंगे, और जिस जिस सेक्टर में वो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट होगा वहां पर उसका पॉजिटिव मूव दिखेगा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट थीम मुझे लगता है इस बजट का होगा वो होगा रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज हम देखें तो पिछले 1.5-2 साल में कोविड की मार का जो असर है वो अर्बन ने तो अच्छे से झेल लिया, लेकिन रूरल के ऊपर काफी प्रॉब्लम रही है। और दूसरा, मानसून ने भी उनका मदद नहीं किया, वेदर ने भी उनकी थोड़ा नेगेटिव प्ले किया कि वो कभी डिलेड मानसून हो गया, कभी अभी जो ठंडी जो है वो थोड़ी डिलेड हो गई, तो उससे इनके क्रॉप पैटर्न पे काफी फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि बजट का जो सरकार जो है वो बजट का बेनिफिट लेके उस क्षेत्र में भी काफी कुछ बेनिफिट देने वाली है या देना चाहिए। तो वहां पर फिर हमें टू व्हीलर सेक्टर लगता है कि एक अच्छा प्री बजट रैली के लिए तैयार हो सकता है। तो वहां पर जैसे हीरो मोटो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, ये स्टॉक्स चले भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो वहां पर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से खेलने के लिए कि टू व्हीलर क्षेत्र प्लस एफएमसीजी क्षेत्र, डाबर, मैरिको, ये सब जो स्टॉक्स हैं इनको भी, क्योंकि अगर रूरल को कुछ हेल्प मिलेगी, किसी भी प्रकार का एलोकेशन ज्यादा होगा, तो उससे बेनिफिट इन सब कंपनियों को भी मिलेगा। तो वो भी एक क्षेत्र हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो दलजीत जी का तो मानना है कि मेरा देश तो बदल ही रहा है, मेरा गांव भी बदल रहा है, और ये गांव बदलता है तो उसकी कुछ कुछ पहचान होती है। पहली पहचान है कि वहाँ पे घरों की स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी पहचान है कि जिस घर में बाइक नहीं खड़ी वहाँ पे बाइक खड़ी हुई दिखेगी। अब बाइक इस देश में 2 बड़ी कंपनियाँ बेचती हैं, एक तो बजाज ऑटो, दूसरा हीरो, अगर तीसरी है तो टीवीएस मोटर है, तो अब वो आपको घरों में दिखने लग जाएगी। तो गांव की खुशहाली से ही शहरों की खुशहाली कनेक्टेड है, ये बात दलजीत जी बता रहे हैं। और शायद ये बात बजट के अंदर थीम दिखेगी भी, क्योंकि इस बार का बजट, जैसे गौरांग जी ने भी बताया कि 9 राज्यों, अगले साल फिर चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार की भी सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट और तेज़ी से पहुँचाया जाए। उसका बेनिफिट दिखेगा गाँव में सबसे पहले। दलजीत जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। जब हम इंफ्रा की सब बात कर ही रहे होते हैं, इंफ्रा के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, स्टील की ऑलरेडी आप बात कर चुके हो, मेरे को आप सीमेंट में कुछ अच्छे शेयर्स बता सकते हो, जो सीमेंट पे अगर आप बुलिश हैं तो?
जी हाँ, तो सीमेंट पे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं इनफैक्ट, और इस बार के रिज़ल्ट थोड़े जो कभी अब कल परसों अल्ट्राटेक वगैरह के रिज़ल्ट आए, उसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। बट एक बात वहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि अब जो इनका बैड टाइम्स था वो ओवर हो गया। तो अगले आने वाले क्वार्टर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे, और हमें लगता है कि इनफैक्ट रियल एस्टेट से भी ज़्यादा प्रेफर्ड अभी हम सीमेंट को देख रहे हैं, और वहाँ पे श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट हमारे 2 प्रेफर्ड पिक्स हैं। बाकी भी बहुत सारी छोटी कंपनियाँ हैं, बट हमारे 2 प्रेफर्ड पिक डालमिया सीमेंट, डालमिया भारत और श्री सीमेंट है। और हमें लगता है कि इस सीमेंट क्षेत्र में जो अर्निंग्स का जो रिवाइवल है, वो अगले क्वार्टर से, क्योंकि जैसे-जैसे हाई कॉस्ट कोल कोल इन्वेंटरी खत्म होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, वो अगले क्वार्टर से काफ़ी बेहतर उनके नंबर्स में दिखेगी। दिलजीत भी हमको ये बात कह रहे थे कि गांव में खुशहाली आएगी तो वहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिखेगा, लेकिन एक कंपनी मैं बोलूँगा उसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर ट्रक सब कुछ बनाते हैं। कोई ऐसा स्पेस नहीं ऑटो का जहाँ वो नहीं है, और वो कंपनी गुरांग जी की लिस्ट में भी है। गुरांग जी, M&M है उसका नाम, और ये तो एक ऐसी कंपनी है ना जो गाँव और शहर दोनों में ही लाइक की जाती है। गाँव वालों को स्कॉर्पियो उतनी प्यारी है जितनी स्कॉर्पियो शहर वालों को प्यारी है, और गांव में ज्यादा बिकती है और आजकल। गांव में ज़्यादा बिकती है। आप सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप स्कॉर्पियो, उसकी बोलेरो और कुछ ऐसी और बड़ी गाड़ियां गांव में ज़्यादा बिकती हैं सर। मैं एक डाटा के बेसिस पे भी बता रहा हूँ, ये बात आप सही कह रहे थे। और एक बात बताता हूँ, आप जो मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, हाँ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र को मैंने सुना। मैंने ये देखा है डिम्पी के आजकल रॉयल एनफील्ड ज्यादा बिकती हैं गांव और कस्बों में, और जो हरे हरे खेत और खलियान खिल रहे हैं उसके आधार पर हमारे जो किसान भाई और बहन हैं, उनको जो उत्पादन होता है खेतों से, उनका मुआवजा भी सरकार की तरफ से बहुत ही सरलता से मिल जाता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा। दूसरी तरफ जो पहले डिमांड थी एंट्री लेवल और मिड साइज की गांव और कस्बों में, वहां पर आजकल रॉयल एनफील्ड की डिमांड है और हाई एंड मोटरसाइकिल की डिमांड है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, M&M की। सभी कैटेगरी में ये मौजूद है, सभी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोफाइल इनके पास है, ऑफरिंग्स इनके पास है, और मुझे ऐसा लग रहा है डिम्पी कि 1650 तो एक बहुत ही औपचारिक रूप पर हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये 2000 तक भी जा सकता है अगर आपके पास समय है और अगर आपके पास थोड़ा बहुत धैर्य है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर हम गांव में किस तरह से तरक्की की नई उड़ान है और ऑटोमोबाइल कैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यहाँ पर, उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक और स्पेस है दलजीत जी जो कि आपके रेडार पर है, और ये स्पेस है FMCG प्ले। और FMCG प्ले ने भी शहर से लेकर गांव तक अपना परचम तो फहराया है, और ऐसे में ITC जैसे स्टॉक की अगर बात करें तो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में ये कंपनी है, और इनके डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में अगर डिटेल रिसर्च करें तो हर सेगमेंट का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। देखिए, ITC के साथ ये सब बात सही है कि उनके पास हर सेगमेंट में अवेलेबल है और बहुत सारा बिजनेस वहां से आता है, लेकिन अभी भी फैक्ट ये है कि 60 से 70% जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिगरेट से ही आती है। तो और सिगरेट ही उनका सबसे मेन लिस्टी है। तो इसलिए बजट के टाइम पे, खासकर इस समय के बजट में, हमारा ये मानना है कि ITC से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। प्री बजट में आप नहीं एक्शन लें तो बेहतर रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो पिछले कई सालों से सिगरेट के टैक्स में कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है, और सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाना सरकार के लिए सबसे आसान काम। तो इस साल जब फाइनेंस मिनिस्टर को ये बैलेंसिंग करना होगा कि जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना है वो हम कहाँ से लाएं, तो एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो दिखेगा सिगरेट। तो हो सकता है कि वहां पर कुछ एक्शन हो जाए। तो ऐसा हमारे पास कोई खबर नहीं है, बट ऐसा हमारा मानना है। तो इसके लिए हम एक रिस्क ना लेकर के ITC के ऊपर थोड़ा बाद में, हो सकता है बजट के बाद अगर हम एक्शन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर को लेकर के काफी कॉन्शियस है, और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम सब जानते हैं। तो वो शायद वहां पर एक सिंगल सिगरेट को जो बेचने का जो होता है, मतलब अब लूज जो मिलती है सिगरेट, उसके ऊपर बैन लगा सकते
सकते हैं। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कितना उसको मॉनिटर कर पाएंगे, वो बात की बातें हैं। बट एक जब भी कोई चीज के ऊपर बैन आता है तो उसका एक नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, और स्टॉक ऑलरेडी पिछले 1 साल का आउट परफॉर्मर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हमें एफएमसीजी में चूज करना है तो वो स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो चले नहीं है और जहां पर इस तरीके के रिस्क काफी कम है। तो मैरिको हमने बात किया, डाबर की हमने बात किया, उनको हमें देखना चाहिए एफएमसीजी में इंस्टेड ऑफ ये आईटीसी। क्लियरली सिगरेट टैक्स में जो बढ़ोतरी की खबर है, इस पर कोई ऐलान निकल कर आ सकते हैं, और बैनर सिंगल सिगरेट सेल्स पर भी खबर आ सकती है। और इन्हीं ऐलानों के चलते अगर एफएमसीजी में प्ले करना है तो कई सारे और स्क्रिप्ट्स, कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि मैरिको, जिन पर नजर रखी जा सकती है। ये है दलजीत जी का मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक दो शेयर और भी ऐसे हैं जिन जो गुरांग जी से पता करने होंगे। गुरांग जी, वैसे तो मैं बजट ओरिएंटेड ही शेयर आपसे पता करना चाहता था। कुछ एक ऐसी थीम ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि बजट का कोई असर नहीं आएगा, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो? कोई भी एक ऐसी थीम, कोई भी एक ऐसा शेयर, कोई भी एक ऐसा सेगमेंट जिसका वो बजट प्रूफ जैसा हो। मैं सिंपल बोलूं कि बजट प्रूफ जैसा हो। तो एक क्षेत्र की तो मैंने बात कर ली जो कि इनविजिबल कंट्रीब्यूटर, बैंकिंग सेक्टर। लेकिन एक क्षेत्र जहां पर मेरे ख्याल से बजट में कोई ज्यादा जिक्र नहीं होगा तो वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर के। आई थिंक ये एक सेक्टर है जो वंचित रहेगा, जहां पर बजट में या फिर वित्त मंत्री के तरफ से कोई जात की विशेष टिप्पणियां इस क्षेत्र पर हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो आई थिंक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और ये एक सेक्टर ऐसा भी है जो थोड़ा वनरेबल भी है इस महामारी को लेकर के। पता नहीं कब कौन सा नया वेरिएंट चाइना से उड़ता हुआ पूरे विश्व भर में वापस से तांडव मचा दे। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। लेकिन आई थिंक हॉस्पिटल, और इसीलिए शायद डिप्टी हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कवरेज इतना दिया नहीं है, ना ही वेटेज दिया। वी आर वेरी अंडरवेट ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। बट एक सेक्टर जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वो है वित्तीय क्षेत्र, यानी कि बैंकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों से ही फिलहाल दूर रहा जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी में कुछ बोलना नहीं है, हॉस्पिटल में बोलना चाहते नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब क्या निकल कर आ जाए। कब क्या निकल के आ ठीक है ना गुरांग जी? हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल दोनों से दूर रहे तो अच्छा है मेरे ख्याल से। आप ये ठीक है। बिल्कुल, बजट भी अच्छी होगी, आपकी जो सेविंग्स भी अच्छी होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो ना हॉस्पिटैलिटी ना हॉस्पिटल, इसके अलावा जो बच जाए वो है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर आ जाओ। कैपिटल के कई सारे शेयर्स बता दिए। अच्छा, बस दिलजीत जी, मेरे को आपसे ये पता करना है, इसी साल है ना, बजट भी हो सकता है, बात भी आ जाए, वन ऑफ द बेस्ट इनके परफॉर्मिंग मिनिस्टर थे नितिन गडकरी। तो उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं देश में, उसमें कोई राय नहीं है कि आप कांग्रेस के फॉलोअर हैं, आप बीजेपी के फॉलोअर हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि उनके काम को लेकर कोई क्वेश्चन खड़े नहीं हुए। दिल्ली बॉम्बे की सड़क भी शुरू होने वाली है, 12 घंटे में आप आ जाएंगे दिल्ली बॉम्बे। सर, आप सड़क से जुड़े हुए 3-4 शेयर मेरे को बता सकते हैं कि जिस पर हमको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि काम हुआ है, आगे भी शायद काम होगा। हाँ, इनफैक्ट सड़क क्षेत्र पे लगभग 20% ज्यादा एलोकेशन की भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जो पिछले साल कुछ 1,80,000 करोड़ था, वो अभी 2,10,000 करोड़ के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं अगले इस बजट में। और उसमें जो क्लियर बेनिफिशियरीज होते हैं, जो रोड डेवलपर्स होते हैं, तो जैसे कि IRB इंफ्रा हमारे रडार पे रहता है, दिल्ली बिल्डकॉन है वहां पर, अशोका बिल्डकॉन की हमने बात किया, एक PNC इंफ्रा है, PSP प्रोजेक्ट है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां अभी लिस्टेड हैं, काफी सारी इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और उनका काफी बड़ा काम जो है वो रोड सेक्टर में चल रहा है। और ये एक सेक्टर ऐसा है जो आई थिंक अभी अगले कई साल तक सदाबहार रहने वाला भी है। बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जो कॉशन में इन्वेस्टर्स के लिए बोल दूं, कि ये सब कंपनियां जो है वो हाईली लिवरेज रहती हैं। तो जब आप कॉल ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी कैपेबिलिटी टू सर्विस देयर डेट वो बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ये सब कंपनियों में। हमने बहुत सारे स्टॉक्स की इस चर्चा में नाम लिया है। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओवरऑल जनरल मैक्रो पिक्चर है बजट से रिलेटेड सेक्टर्स और स्टॉक्स की। लेकिन कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। जो भी स्टॉक्स का हमने नाम लिया, इसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, बट ये जनरल व्यू है कि इस तरीके के स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है।
तो रिसर्च बिल्कुल करें और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो 18 हाउस स्वदेश के साथ जुड़े रहें, क्योंकि दमदार एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ती है और उनकी पावर पैक रिसर्च के बाद ये दमदार कॉल्स और दमदार आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं। केपेक्स थीम, इंफ्रा थीम पर तो फोकस है ही। गौरांग जी, हमारे माध्यम से जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और साथ ही टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के फ्रंट पर पिछले कई सालों में भारत ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है, काफ़ी अच्छा विकास किया है। तकनीकी लिस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसको काफ़ी हद तक नए लॉन्चेस के तौर पर भारत ने देखा भी है। कैसे देखते हैं आईटी सेक्टर को आप, और हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, भारत अब एक उभरता हुआ सितारा नहीं है, चमकता हुआ सितारा है, और ये चमक मेरे ख्याल से काफी सालों तक आपको नजर आएगी, और केंद्र में रहेगा हमारा देश भारत। विपरीत और भिन्न विभिन्न चीजों के आधार पर हम सक्षम बन के आगे चल रहे हैं, और ये चाल जो है आने वाले समय में बहुत ही मजबूत रहेगी। और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है मानसी, हम और आप खुद हमारी निजी जिंदगी में आईटी सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स और डेटा का प्रयोग करते हैं, और ये पिछले 2 सालों में तो बहुत तीव्र गति से ऊपर तरफ गया है। हमारे डेटा टैरिफ्स जो है, हमारे टेलीफोन के टैरिफ जो है वो ऊपर गए, क्योंकि डेटा का भाव ऊपर गया है। तो टेक्नोलॉजी एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर थोड़ा दबाव आता है कुछ समय के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है जो आपको पूरा नकारात्मक रूप से देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे और आपके जीवन में काम आती है, छोटी, मध्यम या बड़ी कंपनियों के लिए काम आती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों को लेकर के शायद कुछ नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है थोड़े समय तक, लेकिन पूरी तरीके से नजरअंदाज करना आईटी सेक्टर को हमें नहीं लग रहा है। और खास करके लोग, आपने देखा होगा 15 दिन या फिर महीने पहले बहुत सारे लोग आपको आईटी से दूर रहने की राय दे रहे थे, लेकिन अब जब तीसरी तिमाही के नतीजे आए तो उसको देखते हुए लोग अब आपको बता रहे हैं कि नहीं, आपको धीरे धीरे करके थोड़ा अलोकेशन करना चाहिए। तो जब नकारात्मक परिस्थिति एक तरफ राय बन जाती है, माहौल बन जाता है, तो हमें लग रहा है, खास करके मुझे लग रहा है कि अगर भविष्य उज्जवल है लंबी अवधि के लिए, तो आपको उस समय पर मौके ढूंढने चाहिए उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र की अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो आईटी एज अ सेक्टर, हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज को भी पसंद है, और मुझे निजी तौर पर भी आईटी सेक्टर काफी पसंद आता है। तो एक पोर्टफोलियो अलोकेशन लायक है ये सेक्टर, जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ओके, डन सर। इस बीच आपने कैलेबी केपीआईटी टेक के बारे में वकालत की, और आप ये भी बता रहे हैं कि 825 तक वो शेयर चला जाएगा। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और दिलजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सरल शब्दों में हमको ये पता लगा कि इस बार की थीम और उससे जुड़े हुए कौन कौन से शेयर्स हैं। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि ना ही हॉस्पिटल, थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी चल सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार, और मेरे को आप मानसी को दोनों को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।